नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक इमोशनल कहानी है। 7 बज चुके थे। मिशेल के आने में अभी 1 घंटा बचा था। मैंने अपनी मनपसंद कॉफ़ी बनाई और जूते उतार के आराम से सोफे पे लेट गया। मैंने टेलीविज़न चलाया और एक के बाद एक कई चैनल बदल दिए, पर मेरी पसंद का कोई भी प्रोग्राम नहीं आ रहा था। परेशान होकर टीवी बंद करके अखबार पढ़ने लगा। यह मेरा रोज़ का कार्यक्रम था। मिशेल के आने के बाद ही हम खाने का प्रोग्राम बनाते थे। जब कभी उसे अस्पताल से देरी हो जाती, मैं चिप्स और जूस पीकर सो जाता। मैं यहाँ एक मल्टी स्टोर में सेल्समैन था और मिशेल सिटी अस्पताल में नर्स। दरवाज़ा खुलने के साथ ही मेरी तंद्रा टूटी। मिशेल ने अपना पर्स दरवाजे के पास बने काउंटर पर रखा और मेरे पास पीछे से गले में बाहर डाल के बोली, बहुत थके हुए लग रहे हो। मैंने हाँ कहा। मैंने अंगड़ाई लेते हुए जब ये बात कही तो वीकेंड के कारण सारा दिन व्यस्त रहा। फिर उसकी तरफ प्यार से देखते हुए पूछा, तुम कैसी हो? ठीक हूँ, फिर भी मैं अपने लिए कॉफ़ी बना के लाती हूँ, कह के वो किचन में जाते जाते पूछने लगी, मेरे लिए कॉफ़ी बीन्स लाए हो या आज भी भूल गए? ओह मिशेल, आई एम रियली सॉरी। मैं आज भी भूल गया। स्टोर बंद होने के समय मुझे बहुत काम होता है। फूड डिपार्टमेंट में मैं जा ही नहीं पाया। 3 दिन से लगातार मिशेल के कहने के बावजूद मैं उसके लिए कॉफ़ी बीन्स नहीं ला सका था। मैंने उसी समय उठकर जूते पहने और कहा, मैं अभी सामने की दुकान से ला के देता हूँ, तो वो तो खुली ही होगी। ओह नो टोनी, मैं आज भी तुम्हारी कॉफ़ी से गुजारा कर लूँगी। मुझे तो तुम इसलिए अच्छे लगते हो कि फ़ौरन अपनी गलती मान लेते हो। थके होने के बावजूद तुम अभी भी वहाँ जाने के तैयार हो गई। आई लव यू टोनी। तुम्हारी जगह कोई और लड़का होता तो बस इसी बात पे युद्ध छिड़ जाता। मैं ऐसे हजारों प्रशंसा के वाक्य पहले भी मिशेल से अपने लिए सुन चुका था। 5 साल पहले जब मैं अपने दोस्त के साथ जर्मनी आया था तो बस यहीं का होकर रह गया। भारत में वह जब मेरे घर आता, उसका व्यवहार और रहन सहन देखकर मैं बहुत प्रभावित होता। उसकी बातचीत का तरीका, उसका अंदाज, उसके कपड़े, उसके मुंह से निकले हुए वाक्य और शब्द एक एक करके मुझ पर अमिट छाप छोड़ते गए। मुझे कम पढ़ा लिखा होने के बावजूद इतने ढंग से जीवन जी रहा है, और मैं पढ़ाई खत्म होने के 3 साल बाद भी जीवन की शुरुआत के लिए जूझ रहा था। मैं अपने परिवार की भावनाओं की कोई परवाह न करते हुए उसके साथ यहाँ आ गया था। पहले तो मैं यहाँ चकाचौंध और नियमित सी जिंदगी से बहुत प्रभावित हुआ। यहाँ की साफ सुथरी सड़कें, मेट्रो, मल्टी स्टोर, शॉपिंग मॉल, ऊंची ऊंची इमारतों के साथ साथ समय की प्रतिबद्धता से मैं भारत की तुलना करता तो यहीं का पलड़ा भारी पड़ता। जैसे जैसे यहाँ के जीवन की गहराई में उतरता गया, लगा जिंदगी वैसी नहीं है जैसी मैं समझता था। एक भारतीय औपचारिक समारोह में मेरी मुलाकात मिशेल से हो गई। उस दिन को आज अपने जीवन का सबसे बेहतरीन दिन मानता हूँ। क्योंकि मिशेल के साथ काम करने वाली कई नर्सें एशियाई मूल की थी, इसलिए उसे इन समारोह में जाने में उत्सुकता होती थी। उसे पेइंग गेस्ट की जरूरत थी और मुझे घर की। हम दोनों की ज़रूरतें पूरी होती थी, इसलिए दोनों के बीच एक अलिखित समझौता सा हो गया। मैं ये कह सकता हूँ कि मिशेल बहुत सुंदर तो नहीं थी, पर उसे बदसूरत भी नहीं कहा जा सकता। धीरे धीरे हम एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि अब एक दूसरे को पर्याय बन चुके हैं। मेरी नीरस जिंदगी में बाहर आने लगी है। मिशेल जब भी मुझसे भारत की संस्कृति, सभ्यता और भारतीयों की वफादारी की बात करती है तो मैं चुप हो जाता हूँ। मैं कैसे बताता कि जो कुछ उसने सुना है भारत वैसा नहीं है। वहाँ की तंग और गंदी गलियाँ, गरीबी, पिछड़ापन और बेरोजगारी से भाग कर ही तो मैं यहाँ आया हूँ। उसे कैसे बताता कि भ्रष्टाचार, घूसखोरी, बिजली पानी का अभाव कैसे वहाँ के आम जन को तिल तिल कर जीने को मजबूर करता है। इन बातों को बताने का मतलब था कि उसके मन में भारत के प्रति जो सम्मान था वो शायद नहीं रहता, और शायद वह मुझसे भी नफरत करने लग जाती। क्योंकि मैं इतना सक्षम नहीं था कि अलग रह सकूं, इसलिए कई बार उसकी गलत बातों का भी समर्थन कर देता था। जानते हो टोनी, मिशेल कॉफी का घूंट भरते हुए बोली, इस बार हैनोवर इंटरनेशनल फेयर में तुम्हारे भारत को जर्मन सरकार ने अतिथि देश चुना है, और यहाँ के अखबार, न्यूज़ चैनलों में इस समाचार को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है। जगह जगह भारत के झंडे लगे हुए हैं। भारत यहाँ का अतिथि देश होगा। मैंने जानबूझ के अनजान बनने की कोशिश की। और क्या, देखा नहीं तुमने? मैं एक बार तो जरूर जाऊंगी, शायद कोई सामान पसंद आ जाए। मिशेल, भारतीय तो यहाँ से सामान खरीद कर भारत ले जाते हैं, और तुम वहाँ का सामान, ना कोई क्वालिटी होगी ना वैरायटी। मैंने मुंह बनाया। कोई बात नहीं, कह के उसने कॉफ़ी का आखिरी घूंट भरा और मेरे गले में अपनी बाहें डाल के बोली, टोनी तुम भी चलो ना, वस्तुओं को समझने में आसानी होगी। फेयर के पहले दिन सुबह सुबह ही मिशेल तैयार हो गई। मैंने सोचा उसको वहाँ छोड़कर कोई और बहाना बना के वहाँ से निकल जाऊंगा, पर जैसे ही मैंने मेन गेट पे गाड़ी रोकी, गेट पे ही भारत के विशालकाय झंडे, कई विशिष्ट व्यक्तियों की टीम, भारतीय टेलीविजन चैनलों की कतार और नेवी का पूरा बैंड देखकर मैं दंग रह गया। कुल मिलाकर ऐसा लगा जैसे सारा भारत सिमट कर वहीं आ गया हो। मैंने उत्सुकतावश गाड़ी पार्किंग में खड़ी की तो मिशेल भाग कर वहां पहुंच गई। वहां पहुंचते ही बोली, देखो कैसा सजा रखा है गेट को।
मैंने उत्सुकता से वहां खड़े एक भारतीय से पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ तो हम केवल प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए खड़े हैं। बाकी का सारा कार्यक्रम तो भीतर हमारे हॉल नंबर 6 में होगा। भारत के प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं? मैंने उत्सुकतावश मिशेल से पूछा। मैंने कहा था ना कि भारत अतिथि देश है, पर लगता है यहाँ हम लोग ही अतिथि हो गए हैं। जानती हो टोनी, उनके स्वागत के लिए यहाँ के चांसलर स्वयं आ रहे हैं। थोड़ी देर में वंदे मातरम की धुन चारों तरफ गूंजने लगी। प्रधानमंत्री जी के पीछे पीछे हम लोग भी हॉल नंबर 6 में आ गए, जहां भारतीय मंडप को दुल्हन की तरह सजाया हुआ था। प्रधानमंत्री जी के वहां पहुंचते ही भारतीय तिरंगा फहराने लगा और राष्ट्रीय गीत के साथ साथ सभी लोग खड़े हो गए, जैसा कि कभी मैंने अपने स्कूल में देखा था। टोनी आज भारतीय होने पर गर्व महसूस कर रहा था। उसे भीतर एक झुरझुरी सी महसूस हुई। क्या ये वही भारत है जिसे मैं कई बरस पहले छोड़ के आया था? यदि आज जर्मनी के लोगों को इसे अतिथि देश स्वीकार किया है, तो जरूर अपने देश में कोई बात होगी। मुझे पहली बार महसूस हुआ कि अपना देश और उसके लोग किस कदर अपने लगते हैं। समारोह के समाप्त होने पर एक विशेष कक्ष में प्रधानमंत्री चले गए और बाकी लोग भारतीय सम्मान को देखने में व्यस्त हो गए। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री जी अपनी मंत्रिमंडल और विदेश विभाग के लोगों के साथ भारतीय निर्यातकों से मिलने चले गए। उधर हॉल में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहे। एक कोने में भारतीय टी और कॉफ़ी बोर्ड के स्टॉलों पे भी काफ़ी भीड़ थी। मैंने मिशेल से कहा, चलो तुम्हें भारतीय कॉफ़ी पिलाता हूँ। नहीं, पहले वहाँ कठपुतलियों का नाच देख लें, मुझे वो बहुत अच्छा लग रहा है। अगले दिन मेरा मन पुनः विचलित हो उठा। मैंने मिशेल से कहा, वो भी वहाँ जाने के लिए तैयार हो गई। मैं एक एक करके भारतीय सामान के स्टॉलों को देख रहा था। भारतीय क्रॉकरी का सामान, दरिया, कारपेट, हैंडीक्राफ्ट की गुणवत्ता और नक्काशी देखकर दंग रह गया मैं। जिस स्टोर में काम करता था वहाँ कुछ ऐसा सामान नहीं था। मैं एक भारतीय स्टैंड के पास बने हुए बेंच पे कॉफ़ी लेकर सुस्ताने को बैठ गया। पास ही बैठे किसी कंपनी के कुछ लोग आपस में जर्मन भाषा में बात कर रहे थे कि भारत का सामान कितना अच्छा और आधुनिक तरीकों से बना हुआ है। वे कल्पना भी नहीं कर पा रहे थे कि ये सब कुछ भारत में ही बना हुआ है और एशिया के बाकी देशों की तुलना में भारत कहीं अधिक तरक्की कर चुका है। मुझे यह सब सुनकर बहुत अच्छा लग रहा था। फिर उन्होंने मेरी तरफ देख कर पूछा, आपको क्या लगता है, क्या सचमुच माल भी ऐसा ही होगा जैसा सैंपल में दिखा रहे हैं? मैं क्या जानूं, मैं तो कई वर्षों से यहीं रहता हूं। मैंने अपना सा मुंह बनाया। मिशेल ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैंने कोई गलत बात कह दी हो। वह धीरे से मुझसे कहने लगी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या तुम्हें अपने देश से कोई प्रेम नहीं रहा? मैं उसकी बातों का अर्थ ढूंढने का प्रयास करता रहा। शायद वो ठीक ही कह रही थी। हॉल में दूर हो रहे सांस्कृतिक कार्यक्रम में राजस्थानी लोकगीत की धुन के साथ साथ मिशेल के पांव भी थिरकने लगे। वह उठकर वहां चली गई। मैं थोड़ी देर आराम करने के बाद भारतीय सामान से सजे स्टैंड की तरफ चला गया। मेरे हैंडीक्राफ्ट के स्टैंड पर पहुंचते ही एक व्यक्ति उठकर खड़ा हो गया और बोला, मे आई हेल्प यू? नो थैंक्स, मैं तो बस यूं ही। मैं हिंदी में बोलने लगा। कोई बात नहीं, भीतर आ जाइए और आराम से देखिए, वो मुस्कुराकर हिंदी में बोला। तब तक पास के दूसरे स्टैंड से एक सरदार जी आकर व्यक्ति से पूछने लगे, यार खाने का यहाँ क्या इंतजाम है? पता नहीं सिंह साहब, लगता है यहाँ कोई इंडियन रेस्टोरेंट नहीं है। शायद यहीं की सख्त ब्रेड और हॉट डॉग खाने पड़ेंगे और पीने के लिए काली कॉफ़ी। जिसके स्टैंड पे मैं खड़ा था वह मेरी तरफ देखकर बोले, सर आप तो यहीं रहते हैं, कोई भारतीय रेस्टोरेंट है यहाँ? भारतीय रेस्टोरेंट तो कई हैं, पर यहाँ कुछ दे पाएंगे ये पूछना पड़ेगा, मैंने अपनत्व की भावना से कहा। मैंने एक रेस्टोरेंट में फ़ोन करके उससे पूछा। पहले तो वो यहाँ तक पहुँचाने में आनाकानी करते रहा। फिर जब मैंने उससे जर्मन भाषा में थोड़ा सख्ती से डांट कर और इनकी मजबूरी तथा कई लोगों के बारे में बताया तो वो तैयार हो गया। देखते ही देखते कई लोगों ने उसे ऑर्डर दे दिया। सब लोग मुझे बेहद आत्मीयता से धन्यवाद देने लगे। मेरे कारण उन्हें यहाँ खाना तो नसीब होगा। अगले 3 दिन तक मैं यहाँ लगातार आता रहा। मैं अब उनमें अपनापन महसूस कर रहा था। मैं जर्मन भाषा अच्छी तरह से जानता हूँ। ये जानकर अक्सर मुझे कई लोगों के लिए द्विभाषीय का काम करना पड़ता। कई तो मुझसे यहाँ के दर्शनीय स्थलों के बारे में पूछते, तो कई यहाँ के मेट्रो के बारे में। मैंने उनको कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, जिससे पहले ही दिन उनके लिए सफ़र आसान हो गया। आखिरी दिन मैं उन सब से विदा लेने गया। हॉल में विदाई पार्टी चल रही थी। सभी ने मुझे उसमें शामिल होने की प्रार्थना की। कईयों ने मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर और मैंने भी अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया। मुझे अपने हिसाब से उन लोगों ने गिफ्ट दिए। भारतीय मेला प्राधिकरण के अधिकारियों ने मुझे मेरे सहयोग के लिए सराहा। भविष्य में इस तरह के आयोजनों में समर्थन देने के लिए कहा। मिशेल मेरे साथ थी, जो इन सब बातों को बहुत ध्यान से देख रही थी। अगले कई दिन तक मैं निरंतर अपनों की याद में खोया रहा। मन का एक कोना लगातार मुझे कोसता रहा। ना चाहते हुए भी रह रह के विचार आता रहा, किस तरह से अपने माता पिता से झूठ बोलकर विदेश चला आया। उस समय ये भी नहीं सोचा कि मेरे पीछे उन्होंने ये सब कुछ कैसे सहा होगा।
एक दिन मिशेल और मैं टेलीविज़न पे कई भारतीय प्रोग्राम देख रहे थे। कॉफ़ी की चुस्कियों के साथ-साथ वो बोली, "तुम्हें याद है टोनी, उस दिन इंडियन कॉफ़ी बोर्ड की कॉफ़ी पी थी। सचमुच बहुत ही अच्छी थी। सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगा और वो कठपुतलियों का नाच भी। कभी-कभी मेरा मन करता है कुछ दिन के लिए भारत चली जाऊँ। सुना है कला और संस्कृति में भारत ही विश्व की राजधानी है। क्या करोगी वहाँ जाकर? जैसा भारत तुम्हें यहाँ लगा, असल में ऐसा है नहीं। यहाँ की सुविधाओं और समय की पाबंदियों के सामने तुम वहाँ एक दिन भी नहीं रह सकती।" मैंने कहा, पर मैं जाना ज़रूर चाहूँगी। तुम वहाँ नहीं जाना चाहते हो क्या? क्या तुम्हारा मन नहीं करता कि तुम अपने देश जाओ? मन तो करता है, पर तुम मेरी मजबूरी नहीं समझ सकोगी। मैंने बेमन से कहा, चलो अपने लोगों से तुम ना मिलना चाहो तो ना सही, पर हम कहीं और तो घूम सकते हैं ना। मैं चुप रहा। मैं नहीं जानता मेरे भीतर क्या चल रहा है। दरअसल जिन हालात में मैं वहाँ से यहाँ आया था, उनका सामना करने का मुझ में साहस ही नहीं था। सब कुछ जानते हुए भी मैंने अपने आप को आने वाले समय पे छोड़ दिया और मिशेल के साथ भारत रवाना हो गया। हमारा प्रोग्राम 3 दिन दिल्ली रुकने के बाद आगरा, जयपुर और हरिद्वार होते हुए वापस आने का तय हो गया था। मिशेल के मन में जो कुछ देखने का था वो इसी प्रोग्राम से ही पूरा हो जाता। मैंने जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकला, एक वातानुकूलित बस लुधियाना होते हुए अमृतसर के लिए तैयार खड़ी थी। मेरा मन कुछ क्षण के लिए विचलित सा हो गया और थोड़ा कसैला भी। मेरा अतीत इन शहरों के आसपास से ही गुजरा था। इन 5 वर्षों में भारत में कितना बदलाव आ गया था। आज सब कुछ ठीक होता तो सीधा अपने घर चला जाता। मैंने बड़े ही बेमन से एक टैक्सी की और मिशेल को अपने साथ लेकर सीधा पहाड़गंज के एक होटल में चला गया। इस होटल की बुकिंग भी मिशेल ने की थी। मैं जिन वस्तुओं और कारणों से भागता था, मिशेल को वही पसंद आने लगे। यहाँ के भीड़ भाड़ वाले इलाके, दुकानों में जाकर मोल भाव करना, लोगों का तेज तेज बोलना, गंगा के तट पर बैठना, लोगों का अहम के लिए लड़ना और ट्रैफिक की अनियमितताएं, मंदिर में जाके घंटियां बजाना और उनके लिए सपनों की दुनिया में जाने जैसा था। जैसे जैसे हमारे जाने के दिन करीब आते गए, मेरा मन विचलित होने लगा। एक बार घर चला जाता तो अच्छा होता। हर सांस के साथ ऐसा लगता कि कुछ सांसें अपने घर के लिए भी तो तैर रही हैं। अतीत की छाया की तरह भरमाता रहा, पर मैंने ऐसा कोई दरवाज़ा खुला ही नहीं छोड़ा था जहाँ से प्रवेश कर सकूँ। अपने सारे रास्ते मैंने खुद ही बंद करके विदेश आया था। विदेश आने के बाद मैं इतना हद दर्जे तक गिर गया था कि बाबूजी के मना करने के बावजूद कि बहन के शादी के लिए जमा किए हुए गहने और फसल के पैसे भी ले लिए और समय आने पे उन्हें दे दूंगा, ऐसा सोचा था, पर ऐसा हो नहीं पाया और अपने मन से संबंधों और कर्तव्यों की इतिश्री मैंने मान ली। शाम को मैं मिशेल के साथ करोल बाग घूम रहा था कि सामने एक दंपत्ति को एक बच्चे को गोद में उठाए और दूसरे का हाथ पकड़ के सड़क पर पार कर रहे थे। मिशेल ने उनकी तरफ इशारा करके मुझसे कहा, टोनी, उनको देखो कैसे खुशी खुशी बच्चों के साथ घूम रहे हैं। फिर मेरी तरफ कनखियों से देखकर बोली, क्या हम भी कभी ऐसे ही होंगे क्या? किसी और समय पर वो यह बात करती तो मैं उसे बाहों में कसकर भींच लेता और उसे चूम लेता, पर इसमें शायद बेगानी नजरों से उसे देखते हुए बोला, शायद कभी होगा, पर शायद नहीं। ये नहीं ठीक है। बड़े जतन से उनके माता पिता उन्हें बड़ा करते हैं और जब वो बड़े हो जाते हैं तो उन्हें पूछते भी नहीं कि उनके माता पिता कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। कभी उनको हमारी याद भी आती है या? कहते कहते मिशेल का गला भराया। उसके कहने से मैं इशारा समझ गया था। तुम कहना क्या चाहती हो? मेरी आवाज़ भारी थी। कुछ नहीं डार्लिंग, मैंने तो यूं ही कह दिया था। मेरी बातों का गलत अर्थ मत लगाओ। यह कह के उसने मेरी तरफ बड़ी संजीदगी से देखा और फिर हम वापस अपने होटल चले आए। उस पूरी रात नींद पलकों पे टहल कर चली गई थी। सूरज की पहली किरणों के साथ मैं उठा और 2 कॉफ़ी का ऑर्डर कर दिया। मिशेल मेरी अलसाई आंखों को देखते हुए बोली, रात भर नींद नहीं आई क्या? चलो अब कॉफ़ी के साथ साथ तुम भी तैयार हो जाओ। नीचे ब्रेकफास्ट तैयार हो गया होगा। इतना कहकर वो बाथरूम चली गई। दरवाजे की घंटी बजी। मैंने मिशेल को बाथरूम में ही रहने को कहा, क्योंकि वो ऐसी अवस्था में नहीं थे कि वो किसी के सामने जा सके। सामने एक दंपति खड़े थे और सोचा भी नहीं था कि मेरी बहन 5 साल बाद इतनी बड़ी हो गई। साथ में एक पुरुष, मांग में सिंदूर। रेखा को देखकर मैं समझ गया कि अब उसकी शादी हो चुकी है। मेरे कदम वहीं रुक गए और शब्द गले में ही अटक गए। वह तेजी से मेरी तरफ आई और मुझसे लिपट गई बिना कुछ कहे। मैं उसे लिपटाए पता नहीं कितनी देर तक खड़ा रहा। मिशेल ने मुझे संकेत किया और हम सब भीतर आ गए। भैया, आपको मेरी जरा भी याद नहीं आई? कभी सोचा भी नहीं कि आपकी छोटी कैसी है, कहाँ है, आपके सिवा कौन था मेरा? कहकर वो सुबकने लगी। मेरे सारे शब्द बर्फ बन चुके थे। मेरे भीतर का कठोर मन देर तक नहीं रह सका। बड़े यत्न से दबाया हुआ रुदन फूट कर सामने आ गया। भले गले से मैंने पूछा, पर तुम यहाँ कैसे? मिशेल के कारण। उन्होंने यहाँ का पता बताया था। छोटी सुबकियाँ लेते हुए बोली। तब तक मिशेल भी मेरे पास आ चुकी थी और वो कहने लगी, टोनी, सच बात यह है कि तुम्हारे एक दोस्त से ही मैंने तुम्हारे घर का पता लगा लिया था। मैं सोचती थी शायद तुम एक बार अपने घर जरूर जाओगे। मैं तुम्हारे भीतर के दर्द को समझती थी और बाहर का भी।
मैंने तुमने कभी भी अपने मन की पीड़ा और वेदना को किसी के साथ नहीं बांटा, मेरे से भी नहीं। मैं कहती तो शायद तुम्हें बुरा लगता और तुम्हारे स्वाभिमान को भी ठेस पहुंचती। मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर देना, पर अपनों से इस तरह से नाराज़ नहीं होना चाहिए। माँ कैसी है, मैंने पूछा। माँ तो नहीं रही, तुम्हें बताते भी तो कहाँ। कहते कहते छोटी की आंखें नम हो गई। कब और कैसे? 1 साल पहले। हर पल तुम्हारा इंतजार करती रहती थी माँ। तुम्हारे गम में बहुत बुरी तरह से टूट चुकी थी। दिन में तो 100 बार जीती थी तो 100 बार मरती भी थी। वो शायद कुछ और साल जीवित भी रहती, पर उनमें जीने की इच्छा ही मर चुकी थी। और आखिरी पलों में तो मेरी गोद में ही तुम्हारा नाम लेकर दरवाजे पे टकटकी बांधे देखती रही। जब वो मरी तो आंखें खुली ही रही। यह सुबह सुबह सुनना और सहना मेरे लिए इतना कष्टप्रद था कि मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। मैं दीवार का सहारा लेकर बैठ गया। माँ की भोली आकृति मेरे आंखों के सामने तैरने लगी। मुझे एक एक करके वो क्षण याद आते रहे जब माँ मुझे स्कूल के लिए तैयार करके भेजती थी और मैं पास में होता तो मोहल्ले भर की मिठाइयाँ बांटती फिरती। जब होली दिवाली होती तो बाजार चल के नए कपड़े सिलवाती। जब नौकरी ना मिली तो मुझे सांत्वना देती। जब राखी और भैया दूज का टीका होता तो इन त्योहारों का महत्व समझाती। वह माँ आज नहीं थी। उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन भी शायद मेरी तकदीर में नहीं थे। कहकर मैं फूट फूट कर रोने लगा। छोटी ने मेरे कंधे पे हाथ रख के मुझे इस अपमान और संवेदना से निकालने का प्रयत्न किया। छोटी ने मेरे पूछने पे ही मुझे बताया था कि मेरे घर से निकलने के अगले दिन पता लग चुका था कि मैं विदेश के लिए रवाना हो चुका हूँ। शुरू के कुछ दिन तो मुझे कोसने में लगे रहे, पर बाद में सब कुछ सहज होने लगा। छोटी ही उन दिनों माँ को सांत्वना देती रही और कई बार झूठ भी कह देती कि मेरा फ़ोन आया है और मैं कुशलता से हूँ। छोटी का पति उसकी ही पसंद का था। दूसरी जाति के होने के बावजूद माँ बाबूजी ने चुपचाप उसे शादी की सहमति दे दी। मेरे विदेश जाने में मेरी बातों का समर्थन न देने का अंजाम तो वो देख ही चुके थे। अपने पति के साथ छोटी ने मुझे ढूंढने की बहुत कोशिश भी की थी, पर पुराने संपर्क सब टूट चुके थे। अब अचानक मिशेल के पत्र से वो बहुत खुश हो गई और बाबूजी को बताए बिना ही यहाँ तक आ पहुँची थी। बाबूजी कैसे हैं, मैंने धीमी और सहमी आवाज़ में पूछा। ठीक है, बस जी रहे हैं। माँ के मरने के बाद मैंने कई बार अपने साथ रहने के लिए कहा, पर शायद वो बेटी के घर रहने के खिलाफ थे। इससे पहले मैं कुछ कहता मिशेल बोली, टोनी, यह देश तो तुम्हारे लिए पराया हो गया है, पर माँ बाप तो तुम्हारे अपने हैं। तुम अपने फादर से मिल लोगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। फिर ना जाने कब तुम्हारा आना हो। उसके स्वर की आर्द्रता ने मुझे छू लिया। मिशेल ठीक ही तो कह रही थी। मेरे पास समय बहुत कम था। मैं बिना कोई समय गंवाए उनसे मिलने चला गया। बाबूजी को देखते ही मेरी रुलाई फूट पड़ी, पर वो ठहरे हुए पानी की तरह एकदम शांत थे। पहली वाली मुस्कुराहट अब उनके चेहरे पे नहीं थी। उन्होंने अपनी बूढ़ी पनीली आंखों से मुझे देखा तो मैं टूटी टहनी की तरह उनकी गोद में जा गिरा और उनके कदमों में अपना सिर सटा दिया। बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए बाबूजी, माँ की असामयिक मौत का मैं ही जिम्मेदार हूँ। मैंने नज़रें उठाकर घर के चारों तरफ देखा। एकदम रहस्यमय वातावरण व्याप्त था। बीता समय बार बार याद आता रहा। बाबूजी ने मुझे उठाकर सीने से लगा लिया। आज पहली बार महसूस हुआ कि शांति तो अपने जड़ों से मिलकर ही मिलती है। मैं उन्हें साथ ले जाने की जिद करते रहा, पर वो तो जैसे वहाँ से जाना ही नहीं चाहते थे। तू आ गया ना बस, अब तेरी माँ को भी शांति मिल जाएगी, कहकर वो भीतर मेरे साथ अपने कमरे में आ गए और माँ की तस्वीर के पीछे लाल कपड़ों में बंधी माँ की अस्थियों को मुझे देकर कहने लगे, देख मैंने कितना संभाल के रखा है तेरी माँ को। जाते जाते कुरुक्षेत्र में प्रवाहित कर देना, बस यही छोटी सी तेरी माँ की इच्छा थी। बाबूजी की सरल बातें मेरे अंतर्मन को छू गई। माँ की अस्थियाँ हाथ में आते ही मेरे हाथ कांपने लगे। माँ कितनी छोटी हो चुकी थी। मैंने उन्हें कसकर अपने सीने में भींच लिया। मुझे माफ़ कर दो माँ। 2 दिन बाद ही मैं छोटी उसके पति और पापा के साथ दिल्ली एयरपोर्ट पर रवाना हुआ। मिशेल बड़ी ही भावुक होकर सबसे विदा ले रही थी। भाषा ना जानते हुए भी उसमें उनकी भावनाओं को जाहिर करने की अभूतपूर्व क्षमता थी। बिछुड़ते समय वो बोली, आप सब लोग एक बार हमारे पास ज़रूर आइए। मेरा आप सबके साथ कोई रिश्ता तो नहीं है, पर मेरी माँ कहती थी कुछ रिश्ते इन सब बातों से कहीं ऊपर होते हैं जिन्हें हम कभी समझ नहीं सकते। आप कब आओगे भैया? छोटी के पूछने पे मेरी आंखों में आंसू मड़वाए। मैंने कोई उत्तर नहीं दे पाया और तेजी से भीतर आ गया। उसका सवाल अनुत्तरित रह गया। मैंने भीतर आते ही मिशेल से भरे हृदय से कहा, मिशेल, आज तुम न होती तो शायद मैं। सच तो ये था कि मेरा पूरा शरीर ही मर चुका था और मैं फूट फूट कर रोने लग गया। मिशेल ने फिर से मेरे कंधे पे हाथ रख के मुझे पास में ही बैठा लिया और बड़े ही दार्शनिक स्वर में बोली, सच दुनिया का यही है जो तुम्हारा तिल तिल कर इंतजार करती रही और करती रहेगी, और तुम अपनी झूठी दुनिया में खोए रहना चाहते हो। तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो जाओ, पर कितनी भी ऊंचाइयाँ छू लो, जब तुम नीचे देखोगे तो स्वयं को अकेला ही पाओगे। मेरी मानो अपनी दुनिया में लौट जाओ टोनी, लौट जाओ। मिशेल ने मासूम सा अनुरोध किया।
मेरे सोए हुए जख्म भीतर से रिसने लगे। मेरे सोचने के सभी रास्ते दूर जाके बंद हो जाते थे। मैंने इशारे से उससे सहमति जताई और मैं उससे कस कर लिपट गया और वो भी मुझसे चिपक गई। बहुत याद आओगे तुम मुझे, कहकर वो रोने लगी। पर मुझे भूल जाना, पता नहीं मैं तुम्हें कभी देख पाऊंगी या नहीं, कहकर वो तेज कदमों से जहाज की ओर चली गई। मैं सोचता हूँ और सोचता ही रह जाता हूँ कि वो कौन थी, अपना सर्वस्व मुझे दे के, मुझे रास्ता दिखा के वो न जाने कहाँ चली गई और कैसे रह रही होगी। आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।